Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना, यानी चीन के साये से आज़ादी। लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, उसके बारे में पढ़े थे और उसी चैप्टर्स का ये दूसरा टॉपिक है इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना। इस वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चाइना से इंडो चाइना आज़ाद होने के बाद भी इंडो चाइना के ऊपर किस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस था, किस तरह से उसका शैडो था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडो चाइना के बारे में। इंडो चाइना comprises the country of Vietnam, Laos and Cambodia. इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। लेकिन इस 3 कंट्री में से सिर्फ हम लोगों को वियतनाम के बारे में स्टडी करना है इसमें, और वहाँ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। अर्ली हिस्ट्री शोन मेनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया अंडर द शैडो ऑफ पावरफुल एम्पायर चाइना। अगर आप इस एरिया यानी इंडो चाइना और ख़ास करके वियतनाम के एरिया को देखेंगे और उसके अर्ली हिस्ट्री यानी शुरुआती इतिहास को हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इस एरिया में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी तरह तरह के ग्रुप्स, डिफरेंट बिलीफ्स के ग्रुप्स, यानी अलग अलग विश्वास के लोग जो है इस ग्रुप में रहा करते थे, और जो किसके शैडो में थे? द पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना, यानी चाइना के शक्तिशाली जो प्रभाव है उसके अंदर में थे, उसके साये में थे। चाइना शुरू से शक्तिशाली था और आज भी जो है वो शक्तिशाली था। तो इस एरिया के ऊपर यानी इंडो चाइना की बात करें और ख़ास करके वियतनाम की बात करें तो इस एरिया में जो है डिफरेंट बिलीफ के ग्रुप्स जो हैं रहा करते थे। जैसे आप जान लें काओ दाई, दुआ, दाओ दुआ, ठीक है। तो जिस तरह से जो है काओ दाई है, दाओ दुआ है, उसी तरह दाओ माओ है। तो इस तरह से डिफरेंट जो क्या कहते हैं रिलीजियस ग्रुप वहाँ रहते थे। इसके अलावा जो है फॉल्क रिलीजन्स के ऊपर बेस्ड ग्रुप भी जो है रहा करते थे। फॉल्क रिलीजन कहते हैं कि जो लोकल बिलीफ्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड रिलीजन होता है, जो स्थानीय समूह होते हैं, जो स्थानीय विश्वास होता है, उसके ऊपर बेस्ड रिलीजन। जैसे इसको इस तरह से समझ लें कि हमारे तरफ खास करके बिहार में एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम लोग छठ कहते हैं। तो छठ क्या है? एक उसमें अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में छठ के टाइम में निकलता है तो एक बात लिखा हुआ होता है, लोक आस्था का पर्व छठ। तो छठ क्या है कि सिर्फ बिहार में मनाया जाता है, यहीं की लोकेलिटी में रहता है, इसके अलावा कहीं नहीं मनाया जाता है, या जहाँ मनाया जाता है तो जो सिर्फ बिहार के लोग हैं वही लोग मनाते हैं। तो क्या है, ये लोकल बिलीफ के ऊपर बेस्ड फोक रिलीजन्स हुए। तो उसी तरह जो है वहाँ ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रहा करते थे जो स्थानीय विश्वास जो लोकल बिलीव्स थे उसके ऊपर बेस्ड रिलीजन्स में बिलीव किया करते
करते थे। और उसके जैसे आपको काओ दाई हो गए, दाओ दुआ हो गए, दाओ माओ हो गए, हुआ हाओ हो गए, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मेजॉरिटीज़ थी वो बुद्धिज़्म में बिलीव करती थी। चाइनाज़ का इन्फ्लुएंस था, इसलिए चाइना के अंदर जो है कन्फ्यूसिज्म जो थे वो भी जो है इस वियतनाम के अंदर पाए जाते थे। यानी उनके फॉलोअर्स, उनके जो है बिलीव करने वाले इस एरिया में पाए जाते थे। वैसे भी अगर आप देखें तो जो भी बड़े कंट्री होते हैं और उसके पास अगर कोई छोटा कंट्री होता है तो उसका जो है उस छोटे कंट्री पर इन्फ्लुएंस होता है। आप चाइना को ही देख लें, ये बड़ी सी कंट्री थी चाइना, और उसके नीचे जो है ये छोटी सी कंट्री थी वियतनाम। ये है क्या है? वियतनाम। वियतनाम ये क्या है? चाइना। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा कंट्री है चाइना और उसके यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है वियतनाम, और वो कंट्री है जिसके ऊपर चाइना का कभी रूल हुआ करता था। 111 BC में जब हान डायनेस्टी था, हान डायनेस्टी था चाइना के अंदर, तब जो है इस पूरे इंडो चाइना और यूँ कहे कि वियतनाम के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। और तब से लेकर कई फेज में अगर देखा जाए तो अबाउट 15 सेंचुरी तक जो है चाइना की डोमिनेंसी, चाइना का जो है रूल जो है इसके ऊपर था। लेकिन उसके बाद जो है वियतनाम फ्री हो गया था, यानी चाइना से जो है वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक नॉर्दर्न एंड सेंट्रल वियतनाम, rulers followed Chinese system of government as well as Chinese cultures after their independence। हमने कहा इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट कंट्री कहने का मतलब है कि आज़ाद देश। थोड़ी देर पहले बताया कि ये वियतनाम पर किसका शासन था? तो चाइना का था। लेकिन जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं उस वक्त ये वियतनाम चाइना से फ्री हो चुका था। तो इसलिए इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइक नॉर्दर्न एंड सेंट्रल, इसमें आप साउथर्न वियतनाम को भी जोड़ लें, क्योंकि ये जो वियतनाम है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया कि ये इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इस एरिया पर कई रूलर्स जो हैं इंडिपेंडेंटली रूल किया करते थे। इंडिपेंडेंटली क्या है? रूल किया करते थे। जैसे यहाँ जो साउथर्न था कोचिन चीन था, बीच में जो सेंट्रल वियतनाम था वहाँ क्या था? अन्नाम था। नॉर्दर्न में क्या था? टोकिन था। तो ये सारे एरिया में ये थे इंडिपेंडेंट, आज़ाद थे। लेकिन यहाँ जो है इस पूरे एरिया के अंदर जितने भी रूलर्स थे, अलग अलग रूलर्स जो है रूल किया करते थे। यानी साउथर्न वियतनाम में कोई अलग रूलर्स रूल कर रहा था, अनाम यानी सेंट्रल वियतनाम में कोई अलग रूल कर रहा था, और नॉर्थ वियतनाम के अंदर यानी टोकिन में कोई अलग रूलर कर रहा था। और ये सारे के सारे जो हैं इंडिपेंडेंट थे। इसलिए कहा गया कि इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक नॉर्दर्न एंड सेंट्रल और साउथर्न वियतनाम। और लेकिन ये इंडिपेंडेंट ज़रूर थे, लेकिन ये इनके जो रूलर्स थे वो क्या करते थे? चाइनीज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी चाइना से तो आज़ाद थे, लेकिन चाइना के अंदर जो सरकार का तरीका था, सरकार को काम करने का तरीका था, जो गवर्नमेंट का स्टाइल था गवर्न करने का, उस सिस्टम्स को, यानी हम कह सकते हैं जो सरकार चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर
लेजिस्लेचर तक जितने भी हायरार्की होते हैं उन सारे चीज़ों को, या फिर उस टाइम में तो ऑटोक्रेसी था, उस टाइम में तो वहाँ मोनार्की था, तो हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी से लेकर मोनार्की तक जो चाइना के अंदर सिस्टम सेटअप था, वही सिस्टम को गवर्नेंस करने के तरीके को ये पूरे वियतनाम जो है वो अपनाते थे। एज वेल एज चाइनीज कल्चर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। और जिस तरह से ये गवर्नेंस करने के तरीके को अपनाते थे, वैसे ही जो चाइना का कल्चर था उनको भी ये अडॉप्ट किए हुए थे, यानी वियतनामी लोग उसी कल्चर्स को जो है अडॉप्ट किए हुए थे। इवन के जब चाइना से वो वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया, चाइना से जो है वो आज़ाद हो गया, उसके बावजूद जो है चाइना के गवर्नेंस को के तरीके को और उसके कल्चर्स के तरीके को ये वियतनाम अडॉप्ट किए हुआ था। यानी जो कल्चर्स और जो गवर्नेंस करने का तरीका चाइना के अंदर था, उसको ही जो है यहाँ के रूलर्स यानी वियतनाम के रूलर्स जो हैं उसे फॉलो किया करते थे। Chinese language was the language of the educated Vietnamese people. Most important कि न सिर्फ गवर्नेंस करने के तरीके को, न सिर्फ क्या कहते हैं कल्चर्स को अडॉप्ट किए हुए थे, बल्कि जो वियतनाम के एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जो एजुकेटेड लोग थे, उनकी लैंग्वेज ही जो है वो चाइनीज़ थी। चाइनीज़ लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड वियतनामी पीपल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी देश का फ्यूचर्स कैसा होगा, कोई भी देश किस डायरेक्शंस में जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ के एजुकेटेड लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्या वो थिंक कर रहे हैं, तो इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो हम ये देख रहे हैं कि वियतनाम के जो एजुकेटेड पर्सन है वो चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, यानी चाइनीज़ बोला करते थे। तो इससे तो क्लियर है कि चाइना के का जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो शैडो है वो वियतनाम के ऊपर 100% था, और वहाँ के लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस बिल्कुल थे। वियतनामी ऑल्सो फॉलोइड चाइनीज सिस्टम ऑफ एजुकेशंस, यानी जो चाइना के अंदर एजुकेशंस का सिस्टम था, उस एजुकेशंस के सिस्टम को भी ये वियतनामी लोग अडॉप्ट किया करते थे, यानी उसको ही फॉलो किया करते थे। जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग उसे अडॉप्ट किए हुए हैं। तो ठीक उसी तरह चाइना के ये वियतनाम के अंदर जो चाइनीज़ के अंदर एजुकेशन सिस्टम था वो लोग उसे अडॉप्ट किए हुए थे। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि रिलीजियस के बारे में भी अगर देखेंगे, Confucianism, a Chinese religion, had many followers in Vietnam। यानी जो चाइना के अंदर एक रिलीजन था कन्फ्यूशियनिज्म, जिसको हम लोग कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं, हिंदी में कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं और इंग्लिश में कन्फ्यूशियनिज्म कहते हैं। तो ये कन्फ्यूशियनिज्म जो है चाइना का एक रिलीजन्स था, और उसके भी फॉलोअर्स जो हैं चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा थे। हमने थोड़ी देर पहले या वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि चाइना के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रहते थे। उन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में हमने बताया कि जो फॉल्क रिलीजन्स के ऊपर बेस्ड थे, ये कन्फ्यूशियस थे। इसके अलावा बौद्धिज्म भी जो है वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स था, और शायद बौद्धिज्म भी जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ही वहाँ गया था, क्योंकि वियतनाम से पहले जो बौद्धिज्म है वो चाइना में इंडिया से पहुँचा था। अब सवाल ये उठता है कि वियतनाम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था।
वियतनाम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? वाई वियतनाम इज़ सो इम्पॉर्टेंट? कि चाइना का उसका इतना इन्फ्लुएंस था, और ये चीज़ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सारे के सारे इंसिडेंट जो हैं 1858 1858 से पहले का है। अब क्यों कहेंगे कि 1858 से पहले का है? इसलिए क्योंकि 1858 में जो फ्रांस की मिलिट्री है वो टोकिन में, यहाँ टोकिन में इंटर कर चुकी थी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसका कॉलोनियनाइजेशंस यानी इसका उपनिवेशीकरण जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1858 यानी 1858 से पहले की कंडीशन से कि चाइना के ऊपर ये वियतनाम के ऊपर कैसा इन्फ्लुएंस था। और 1858 के बाद तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस जो है चाइना के ऊपर वियतनाम के ऊपर चढ़ने लगा था। हाँ, तो बीच में एक सवाल आया था कि वो वियतनाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि आज की तरह हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम है हमारा बहुत डेवलप कर गया है, चाहे रेल्स हो, चाहे रोड रूट्स हो या एयर रूट्स हो, किसी भी तरह का हो, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो डेवलप कर गया है। कहीं भी आना जाना, पूरी दुनिया के किसी कोने में आना जाना बहुत इजी हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं थे, और जो थोड़े डेवलप भी थे उस एरा उस युग के हिसाब से, तो लेकिन उस पर चलना जो है आसान नहीं था। तो वियतनाम भी जो है एक ऐसे ही रूट के ऊपर पड़ता था जिसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट कहते हैं, और ये सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो चाइना को यूरोप से जोड़ता था, जो मिडिल एशिया होते हुए चाइना से निकलता था और मिडिल एशिया होते हुए मेडिटेरियन सी को पार करके क्या कहते हैं वो यूरोप की ओर जाता था। इसको सिल्क रूट इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब ये डेवलप हुआ था तो इस पर सिल्क कपड़ा की एक क्वालिटी होती है, उसका ही जो है ट्रेड ज़्यादा होता था। लेकिन जब एक बार रूट डेवलप कर गया तो सिर्फ इसके ज़रिए सिल्क ही ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे, बल्कि इसके ज़रिए पॉलिटिशियंस आने जाने लगे, थिंकर्स आने जाने लगे, गुड्स का एक्सचेंज होने लगा, स्टूडेंट्स आने जाने लगे, जो रिलीजियस लोग हैं अपने रिलीजन्स को फ्लोरिश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। यानी हर तरह का जो है कम्युनिकेशंस इस रूट के ज़रिए स्टार्ट हो गया। जब सिल्क रूट को आप देखेंगे कि किस तरह से चाइना से निकल कर वो यूरोप गया है, तो बीच में आप पाइएगा कि इंडिया भी पड़ता है। लेकिन सिल्क रूट जो है दो तरह का था। एक लैंड सिल्क रूट किस तरह का था? दो तरह का था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिल्क रूट, एक लैंड और दूसरा मैरीटाइम। लैंड तो आप समझ गए कि ऐसा रूट जो ज़मीन होकर गुजरता है। मैरीटाइम कहते हैं जो समुद्र होकर गुजरता है, जो पानी होकर गुजरता है। हाँ, तो पानी होकर जो गुजरता है। तो यहाँ पर हम लोग इस लैंड रूट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जो वियतनाम के बारे में पढ़ रहे हैं वो वियतनाम इस लैंड सिल्क रूट के पर नहीं पड़ता था। लैंड सिल्क रूट के ऊपर वियतनाम नहीं पड़ता था। वियतनाम लिंक्ड किससे था? वो था मैरीटाइम, मैरीटाइम सिल्क रूट। मैरीटाइम सिल्क रूट से जो है वियतनाम कनेक्टेड था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैरीटाइम सिल्क रूट से जुड़े होने के कारण वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट था। हालांकि इस रास्ते में बीच में इंडिया भी पड़ता है। इंडिया के कंडीशंस अब देखेंगे
ये निचला पोर्शन है इंडिया का। तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर फ्रांस है, तो आप देखेंगे कि मैरीटाइम इस तरह से गुजरता है, यानी इंडिया के जस्ट नीचे से जो है ये मैरीटाइम सिल्क रूट गुजरते हैं। यानी इंडिया की लोकेशंस जो है वो लैंड सिल्क रूट और मैरीटाइम सिल्क रूट दोनों के ऊपर पड़ते हैं। तो इंडिया भी एक नो डाउट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस था इसका, लेकिन इसमें हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे। Vietnam was linked to the maritime Silk Route that brought in goods, people and ideas। तो वियतनाम क्या था कि मैरीटाइम सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, और उस मैरीटाइम सिल्क रूट के ज़रिए ही जो है वियतनाम के अंदर क्या आते थे, गुड्स आते थे, सामान आते थे, पीपल्स लोग आते थे, और आइडियाज़ आते थे। आइडियाज़ का मतलब विचार आते थे, यानी जो दूसरे दुनिया में क्या हलचल चल रही है, क्या नहीं चल रही है, इस सारी चीज़ों की खबर जो है वियतनाम के अंदर इसी मैरीटाइम सिल्क रूट के ज़रिए ही पहुंचा करता था। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पर होने की वजह से होने की वजह से वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बना हुआ था। अदर नेटवर्क ऑफ ट्रेड कनेक्टेड इनटू द hinterlands where non-Vietnamese people such as Khmer, Cambodians live। तो मैरीटाइम सी के ज़रिए जो है मैरीटाइम सिल्क रूट के ज़रिए वियतनाम ही सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ जो है जो दूसरा ट्रेड नेटवर्क था उसके ज़रिए हिंटरलैंड कहते हैं किसी भी देश के अंदरूनी इलाके को, यानी इनर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हिंटरलैंड्स यानी देश का अंदरूनी हिस्सा जो है उससे जुड़ा हुआ था, जहां नन वियतनामी यानी जो वियतनामी लोग नहीं थे उनसे वियतनामी लोग नहीं थे उनसे भी जुड़ा हुआ था। जैसे खैमर कंबोडियंस लीव, जैसे खैमर और कंबोडियन जातियाँ जहाँ रहती थी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना के में कि किस तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में वियतनाम पूरी तरह रहता है, चाइना के प्रभाव में पूरी तरह रहता है। लेकिन 1858 में जब फ्रांस यहाँ वियतनाम पहुंचता है तो धीरे धीरे वो पूरे वियतनाम की कॉलोनियलाइजेशंस उसका औपनिवेशीकरण करने लगता है, जिससे चीन का जो है इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। कॉलोनियल डोमिनेशंस एंड रेजिस्टेंस नाम के टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से फ्रांस वियतनाम के अंदर आया, किसी तरह से अपनी डोमिनेंसी एस्टेब्लिश किया, और फिर उसके अगेंस्ट में किस तरह से रेजिस्टेंस जो है पूरे वियतनाम के अंदर राइज हुआ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।